हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजत एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारे टर्म 2 सिलेबस का लास्ट चैप्टर है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे विद ईजी एग्जाम्पल्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर की मैंने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं इन सभी की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो वहां से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चैप्टर का एक बेसिक इंट्रो डिस्कस करेंगे। सो देखो, चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सो फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सो इसकी डेफिनेशन है, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पीपल, गवर्नमेंट और कंपनीज। सो फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे पीपल, गवर्नमेंट और कंपनीज क्या करती है? इंटरेक्ट करती हैं, इंटीग्रेट करती है, मतलब ज्वाइन करती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और फ्रेंड्स, अगर हम लास्ट 20-30 ईयर्स की बात करें, सो जो वर्ल्ड है, जो ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड बहुत तेजी से ग्लोबलाइज हुआ है और इसके लिए बहुत से फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए जो सबसे मेन फैक्टर है इट इज द एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड अनदर फैक्टर इज द टेक्नोलॉजी। आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो गई है और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो बहुत फास्टली ग्लोबलाइज हो रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन, देन production across countries, interlinking production across countries, foreign trade and the integration of markets, की जो markets हैं कंट्री में, हर कंट्री में जो markets हैं वो कैसे इंटीग्रेट हो रहे हैं, वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, देन फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। सो अभी हमने डिस्कस किया कि ग्लोबलाइजेशन को बहुत से फैक्टर्स अनेबल करते हैं, इसके लिए बहुत से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सभी फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। फ्रेंड्स देखो, चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है, ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन द स्ट्रगल ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो फ्रेंड्स, दीज आर द टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। सो एज कंज्यूमर्स इन टुडेज वर्ल्ड, सम ऑफ अस हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स मतलब हर एक इंसान एक कंज्यूमर है। अगर आपको मार्केट से कोई भी थिंग या कोई भी आइटम परचेज करना है या कोई भी सर्विस लेनी है, सो आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, यू आर अ कंज्यूमर। सो हर एक इंसान एक कंज्यूमर है। नाउ फ्रेंड्स, एज कंज्यूमर इन टुडेज वर्ल्ड, सम ऑफ अस हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस। मतलब अगर आपको मार्केट से कोई भी आइटम परचेज करना है या कोई भी सर्विस लेनी है, आपके पास बहुत वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस है, आप उनमें से चूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, कपड़ों का एग्जांपल लेते हैं। जब आप मार्केट से कोई भी आप कपड़े परचेज करने जाते हो, सो आपके पास इतनी डिफरेंट ब्रांड्स के क्लोथ हैं, आप कोई सा भी ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हो जिसे आप प्रेफर करते हो। सो ये क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? ये एक रिजल्ट है ग्लोबलाइजेशन का। जो वर्ल्ड इतना रैपिडली ग्लोबलाइज हो रहा है, इतनी डिफरेंट कंपनीज इंडिया में सेटअप हो चुकी हैं, जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो सेटअप हो चुके हैं, जिनकी वजह से आज हर एक पर्सन को मार्केट में इतनी वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस देखने को मिलती हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ये एक रिजल्ट है ग्लोबलाइजेशन का। ओके, सो देन Every season new models of automobiles can be seen on the Indian roads. ऑटोमोबाइल्स मतलब जो गाड़ी हैं, कार हैं, ट्रक हैं, जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, आज हम रोड पर इतनी डिफरेंट न्यू मॉडल्स देखते हैं। कोई भी गाड़ी का नया मॉडल आता है, लेट्स से Hyundai का जो i20 का कोई नया मॉडल अभी आया था, सो जो रोड पर हम उसे नए मॉडल्स देखते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कंपनी है वो नए मॉडल ला रही है, नए इनोवेशंस हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। ओके, सो देन गॉन आर द डेज व्हेन एम्बेसडर एंड फिएट वर द ओनली कार्स ऑन द इंडियन रोड्स। सो फ्रेंड्स देखो, ये पुराने टाइम की बात हो रही है कि पुराने टाइम में इंडिया में कुछ ये कंपनी का नाम है एम्बेसडर एंड फिएट। सो सिर्फ यही गाड़ियां देखने को मिलती थी। अगर आप अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से बात करोगे, सो उन्हें पता भी होगा कि ये पुराने जो गाड़ियों के मॉडल हैं ये इंडियन रोड्स पर देखने को मिलते थे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आज के समय में हम देखें कि गाड़ियों के इतने नए मॉडल्स आ चुके हैं, ऑटोमोबाइल्स के इतने नए मॉडल आ चुके हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्ल्ड इतना रैपिडली ग्लोबलाइज हो रहा है, इतनी नई कंपनियां आ रही
रही हैं, ये इसी का रिजल्ट है। ओके, सच वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स इन आवर मार्केट इज अ रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिनन। सो फ्रेंड्स, ये जो आज हम देख रहे हैं मार्केट में इतनी डिफरेंट चॉइसेस आ चुके हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ये बहुत कोई पुरानी बात नहीं है, ये एक बहुत रिसेंट फिनोमिना है। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे सो दे विल टेल कि हाँ, ऐसा नहीं होता था मार्केट में। जब भी आपको कोई भी आइटम परचेज करना होता था सो आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइस होती थी, बहुत लिमिटेड ब्रांड्स होते थे, जैसे हमने भी क्लोथ्स का एग्जांपल लिया। सो अभी वर्ल्ड इतना रैपिडली ग्लोबलाइज हो रहा है, इतने नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। सो इसी वजह से, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज हमारे सामने इतनी सारी चॉइसेस हैं। और आप जानते भी हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी होती है सो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में जैसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजोन। सो अमेजोन से आप कोई भी आइटम परचेज कर सकते हो। सो ये सब किसके कारण हो रहा है? जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी रैपिडली डेवलप हो रही है, एंड दिस सपोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन, और इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ओके, देन इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड। जो मार्केट है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। किनकी वजह से? इसके लिए बहुत सी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ट्रेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। सो इन सभी के बारे में हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स डिस्कस देयर आर सम क्वेश्चन विच अराइजेस इन आवर माइंड। अब फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड रैपिडली ग्लोबलाइज हो तो रहा है, लेकिन हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन? ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वर्ल्ड, ये जो मार्केट ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इतनी वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस है हमारे सामने, हम इसे कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? देन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस? क्या क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन एंड हाउ आर दीज चेंजेस अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ पीपल? और ये जो चेंजेस हैं ये लोगों की लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है लोगों की लाइफ पर। ओके, सो फ्रेंड्स, अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। सो until the middle of the 20th century production was largely organized within countries. so friends, middle of the 20th century मतलब 1950 से अप्रोक्स पहले तक क्या होता था? जो भी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होता था, कोई भी आइटम या फिर गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे इंडस्ट्री में, वो कंट्री की बाउंड्री के अंदर होता था, विद इन कंट्रीज। लेकिन फ्रेंड्स, 1950 के बाद जब वर्ल्ड धीरे धीरे ग्लोबलाइज हुआ, जो IT सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई, सो उससे क्या हुआ? उसके कारण ट्रेड डेवलप हुआ, MNC सेटअप हुई, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एंड ये दोनों क्या है? दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इन्हीं की वजह से जो वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज हुआ, ट्रेड हुआ, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सेटअप हुआ, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में जो कंपनीज थी वो सेटअप हुई। मान लो इंडिया में कोई एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, लेट्स से चिप्स की इंडस्ट्री है। सो चिप्स की इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या है? पोटैटो है। सो जो मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी से पहले क्या होता था? जो भी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती थी, जो भी फिनिश्ड गुड को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, वो कंट्री की बाउंड्री के अंदर होता था। रॉ मटेरियल जो पोटैटो है वो इंडिया से लिया जाएगा और उसे जो उसकी सेलिंग होगी वो इंडिया के मार्केट्स में ही होगी। लेकिन फ्रेंड्स, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब वर्ल्ड ग्लोबलाइज हुआ, उसके कारण क्या हुआ? मान लो किसी कंट्री में जो पोटैटो है, रॉ मटेरियल, वो बहुत सस्ता मिलता है। सो इंडस्ट्री उस पोटैटो को इंपोर्ट कर सकती है, जिसकी वजह से उस जो भी इंडस्ट्री है उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। सो इसी कारण ट्रेड की वजह से, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की वजह से, ये दोनों फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, so what crossed the boundaries of these countries were the raw material, food stuff and finished product, जैसा भी हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया। so what crossed the boundaries? ये इन दोनों ने बाउंड्रीज क्रॉस करवाई। फर्स्ट इज द ट्रेड एंड देन इज द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ट्रेड की वजह से बाउंड्री ऑब्वियसली क्रॉस होगी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो भी आइटम्स है, प्रोडक्ट्स हैं, उनका एक्सपोर्ट होता है, उनका इंपोर्ट होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये दोनों factor responsible है for the globalization of the world. Okay, so now let's move on. So colonies such as India exported raw materials and foodstuff and imported the finished good. Trade was the main channel connecting distant countries, and this was before the large company called multinational corporation or the MNCs were set up. So friends, देखो 1950 से मतलब middle of the 20th century, इससे पहले तक क्या होता था? ट्रेड होता था, कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता था। जो गुड्स एंड आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था और उन्हें इंपोर्ट भी किया जाता था। जैसे एग्जांपल दिया है इंडिया का। सो इंडिया रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करता था
एंड जो फिनिश्ड गुड्स हैं उन्हें इंपोर्ट करता था इन द कॉलोनियल पीरियड। अब फ्रेंड्स जो ट्रेड है वो मेन चैनल है जो इन कंट्रीज को कनेक्ट करता है। लेकिन फ्रेंड्स ये कब की बात है, ये 1950 मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी से पहले की बात है। लेकिन अब क्या है फ्रेंड्स, अब एमएनसी सेटअप हो चुके हैं। एमएनसी क्या होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सो देखो फ्रेंड्स, अ एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। सो एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, नाम से क्लियर हो रहा है, मल्टीनेशनल मतलब एक नेशन से ज्यादा में जो ऐसी कंपनीज जो एक कंट्री से ज्यादा में सेटअप होती है, उनकी फैक्ट्रीज एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में होती हैं, सो उन्हें हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ओके, सो एमएनसी सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट दी चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। अब फ्रेंड्स ये सवाल उठता है कि जो एमएनसीज हैं वो अलग अलग कंट्री में अपनी फैक्ट्रीज को क्यों सेटअप करती है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अपनी जो भी आपकी इंडस्ट्री है, कंपनी है, अगर आप उसे और कंट्रीज में सेटअप करोगे तो इससे ज्यादा कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा आएगी। सो इसका क्या रीजन है फ्रेंड्स, देखो, सो दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो एंड द एमएनसीज कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। सो फ्रेंड्स हर एक कंपनी का क्या मोटिव होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। और ज्यादा प्रॉफिट कब कमाएगी कंपनी, जब जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, अगर एक कंपनी को जो रॉ मटेरियल्स चाहिए अगर उसे वो सस्ते दाम पर मिल जाएंगे, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम होगी, अगर लेबर चीप होगा, अगर मार्केट से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा। सो ये सभी फैक्टर्स हैं जो एक इंडस्ट्री की लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो अगर एक कंट्री में सेटअप कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि मान लो वहां पे अगर लेबर चीप है, सो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ने उस कंट्री में अपना इंडस्ट्री सेटअप कर दी ताकि लेबर चीप होगा, सो उस कंपनी का ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट की वजह से, ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो सके, लो हो सके, इसी वजह से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अलग अलग कंट्रीज में अपनी इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को सेटअप करती हैं। ओके, अब फ्रेंड्स एमएनसीज के क्या क्या एग्जांपल है? आज के वर्ल्ड में बहुत सी एमएनसीज हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, कोका कोला, अमेज़न, गूगल एटसेट्रा। सो ये सभी हम जानते हैं, दीज आर वेरी बिग कंपनी और इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर दी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट ट्रेड एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब फ्रेंड्स ये दोनों ही फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ग्लोबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? देखो, अगर कंट्रीज के बीच में ट्रेड होगा, सो जो कंट्रीज हैं वो कनेक्ट होंगे। हम जानते हैं कि जो एक कंट्री का कल्चर होता है, पुराने जमाने में क्या होता था, जब ट्रेड होता था तो एक कंट्री का जो कल्चर है, एक कंट्री की जो लैंग्वेज है, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंचती थी। सो ये ट्रेड की वजह से जो कंट्रीज हैं, डिस्टेंट कंट्रीज हैं, वो कनेक्ट होते थे, लोग कनेक्ट होते थे। और फ्रेंड्स जब एमएनसीज आई, सो ये तो और भी बढ़ गया, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो भी आइटम या प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करती हैं। आज हम देख रहे हैं कि आप कोई भी ब्रांड के अगर कपड़े खरीदते हो, सो आप जो बाहर के ब्रांड्स हैं, जैसे यूएस का कोई ब्रांड है, सो आप उसके कपड़े कैसे खरीद पाते हो, कैसे आप अमेज़न से उसे ऑर्डर कर पाते हो? क्योंकि फ्रेंड्स उस कंपनी की जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिया में भी सेटअप्ड हैं, जो उसके वेयर हाउसेज हैं, उस कपड़े के ब्रांड के जो भी वेयर हाउसेज हैं वो इंडिया में भी सेटअप्ड हैं। इसी रीजन से हम आज उसे परचेज कर पाते हैं, मार्केट से परचेज कर पाते हैं। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं हाउ एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। सो हम जानते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अलग अलग कंट्री में सेटअप्ड होती हैं। अब वो कैसे, उनका प्रोडक्शन कैसे वो स्प्रेड करती हैं, मतलब जो भी इंडस्ट्री, जो भी वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कैसे वो कंट्री में उसे स्प्रेड करती हैं। ओके, सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अ लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइन्स इट्स प्रोडक्ट इन द रिसर्च सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो फ्रेंड्स एक बड़ी एमएनसी है जो क्या मैन्युफैक्चर करती है? इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, मतलब इंडस्ट्रियल टूल्स को मैन्युफैक्चर करती है। अब फ्रेंड्स उसका रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में। क्यों है? इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो अगर इंडस्ट्री के फेवर में है, तो जो इंडस्ट्री है वो वहां पर अपने रिसर्च सेंटर्स को बनाना ज्यादा प्रेफर करेगी। ओके, सो बहुत से रीजन हो सकते हैं। द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। सो अब उस इक्विपमेंट के लिए, उस टूल के लिए जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं? चाइना में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। हो सकता है कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, इसलिए जो इंडस्ट्री है वो चाइना में उन्हें मैन्युफैक्चर करना प्रेफर करती है। ओके, तो यहाँ पे आप
जितने भी रीजंस देखोगे इन सभी रीजंस कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, प्रॉफिट की तरफ। मतलब जो कंपनी है, जो एमएनसी है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहती है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम करने के लिए जो इंडस्ट्री है वो डिफरेंट कंट्रीज में अपने जो भी प्रोसेस है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो किसी डिफरेंट कंट्री में हो रहा है, जो असेंबलिंग का प्रोसेस है वो किसी दूसरे कंट्री में हो रहा है। ओके, सो इसका रीजन है प्रॉफिट। नाउ दीज आर टेकन देन शिप टू मैक्सिको एंड द ईस्टर्न यूरोप वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड। सो फ्रेंड्स, अब जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे मैक्सिको शिप किया जाता है। क्यों शिप किया जाता है? जहां पे जो भी टूल्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उन्हें असेंबल किया जाता है, मतलब उन्हें जोड़ा जाता है, उन्हें एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है विच इज द इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। ओके, फिर उसे मार्केट तक ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू सेल द प्रोडक्ट। ओके, सो द फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसे पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द डिफरेंट कंट्रीज। ओके, मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू द कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, अब जो कंपनी की कस्टमर केयर है, मतलब मान लो कोई भी किसी ने भी वो इंडस्ट्रियल टूल परचेज करा, अगर उसे किसी टाइप की प्रॉब्लम है तो वो कस्टमर केयर पर कॉल करेगा। सो जो कॉल सेंटर है वो इंडिया में लोकेटेड है। क्यों लोकेटेड है? इसके भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे जो मतलब जो कॉल सेंटर में जो भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर उन्हें इंग्लिश बोलनी आती है, इंडिया में बहुत से इंग्लिश हैं जो यूथ स्पीकिंग है, जो इंग्लिश बोलना आता है जिन्हें, सो दैट्स व्हाई कॉल सेंटर है इंडिया में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से, इस एमएनसी के एग्जाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं कि जो एमएनसी है वो डिफरेंट कंट्रीज में अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने प्रोसेसेस को कैरी आउट कर रही है। क्यों कैरी आउट कर रही है प्रोसेसेस को? क्योंकि फ्रेंड्स इसके रीजन है प्रॉफिट। अगर ज्यादा से ज्यादा कंपनी को अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना है तो उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द हाउ एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। नाउ लेट्स मूव ऑन, अब डिस्कस करते हैं। सो इन दिस एग्जांपल द एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली बट मोर इंपॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। सो जो एमएनसी है, अभी से एग्जांपल में हमने देखा कि डिफरेंट कंट्रीज में जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उन्हें सेल तो किया जा रहा है लेकिन साथ साथ उन्हें प्रोड्यूस भी डिफरेंट कंट्रीज में किया जा रहा है। जैसे हमने देखा कि कंपोनेंट्स को चाइना में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसे असेंबल और किसी कंट्री में किया जा रहा है। सो ये जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उन्हें डिफरेंट कंट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है और ऑब्वियसली सेल तो किया जा ही रहा है। ओके, देन दिस स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिग्निफिकेंटली। ओके, सो बट हाउ द कंट्री इज सिलेक्टेड। अब फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी अलग अलग कंट्रीज में अपनी इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को सेटअप करती है। क्यों करती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स, एक एमएनसी एक कंट्री को कैसे सिलेक्ट करती है, क्या क्या फैक्टर्स एक कंपनी देखती है व्हाइल सेटिंग अप अ इंडस्ट्री देयर। ओके, सो इसके बारे में, इन सभी फैक्टर्स के, इन सभी रीजंस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट फैक्टर इज वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट। सो फ्रेंड्स देखो, कोई भी एमएनसी, कोई भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री कहां सेटअप करेगी? जहां पे मार्केट क्लोज होगा। सो मार्केट भी एक फैक्टर है। अगर मार्केट क्लोज होगा सो जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, मतलब जो फाइनल गुड्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करना मार्केट तक, जो कॉस्ट आएगी वो कम होगी। सो मार्केट अगर क्लोज है, सो दैट इज ऑल्सो फैक्टर जो यहाँ पे एमएनसी ध्यान में रखती है व्हाइल सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन अ कंट्री। उसके बाद सेकंड है वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। अगर जो लेबर है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, सो देखो इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। मान लो इंडस्ट्री है जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सो ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्रीज हैं, सो इनके लिए स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है। अगर जो स्किल्ड लेबर है वो लो कॉस्ट पर मिल जाए जैसे इंडिया में, सो ये कंट्रीज उस कंट्री में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना प्रेफर करेंगी। अब बहुत सी इंडस्ट्रीज है जिन्हें अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जो बड़ी बड़ी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। ओके, देन द थर्ड फैक्टर इज वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अश्योर्ड। फ्रेंड्स देखो, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक इंडस्ट्री को कहां सेटअप किया जाता है, उसके लिए बहुत से फैक्टर्स हैं कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री हमने टॉपिक में पढ़ा था। जैसे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? रॉ मटेरियल, मार्केट, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन। सो ये सभी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता है व्हाइल सेटिंग अप अ इंडस्ट्री। ओके, सो देन इन एडिशन एमएनसीज माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। सो फ्रेंड्स, हमने ये भी
भी एक फैक्टर पड़ा था गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, जो लॉज हैं, अगर वो इंडस्ट्री के फेवर में होंगे, मतलब अगर ऐसी लोकेशन नहीं होगी जहां पे कभी भी स्ट्राइक हो जाती है, या फिर जो गवर्नमेंट के लॉज है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो इंडस्ट्री को मतलब वहां सेटअप करने के लिए प्रेफर नहीं कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई ये सभी फैक्टर्स भी ध्यान में रखने होते हैं व्हाइल सेटिंग अप अ इंडस्ट्री इन अ कंट्री। इसके बारे में फ्रेंड्स एक टॉपिक है विच इज लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो लिबरलाइजेशन फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है, देखो किसी भी कंट्री को, किसी भी गवर्नमेंट को हम लिबरल कब कहेंगे, जब वो एक इंडस्ट्री की जो भी फंक्शनिंग है उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी, सो उसे हम क्या कहते हैं, लिबरल। ओके, सो लिबरलाइजेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज ये भी एक फैक्टर है जो एक इंडस्ट्री की लोकेशन को डिटरमाइन करता है। सो फ्रेंड्स ये सभी क्या है, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अ एमएनसी कीप इन माइंड व्हाइल सेटिंग अप अ इंडस्ट्री इन अ कंट्री। ओके, और इसका सबसे पहले फ्रेंड्स एमएनसी का मेन मोटिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। सो अगर जो मार्केट होगा, लेबर चीप होगा, मार्केट क्लोज होगा, सो ऑब्वियसली जो एमएनसी उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, देखो द मनी दैट इज स्पेंड बाय अ कंपनी टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब जब एक कंपनी एसेट्स बाय करने के लिए, एक कंपनी के क्या एसेट्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन्स, लेबर, रॉ मटेरियल, सो इन सभी एसेट्स को परचेज करने के लिए ऑब्वियसली आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है, सो इसे हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। सो एक कंट्री इन्वेस्ट करती है इन दीज एसेट्स। अब फ्रेंड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सो नाम से क्लियर हो रहा है, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स देखो हम जानते हैं जो एमएनसीज हैं वो अलग अलग कंट्री में अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को सेटअप करती हैं। क्यों करती हैं, ताकि जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब फ्रेंड्स आपको अगर एक किसी कंट्री में अपने मान लो एक क्लॉथ इंडस्ट्री है और उसका हेडक्वार्टर यूएसए में है, उसने अपनी एक ब्रांच खोली इंडिया में, सो ऑब्वियसली उस कंट्री को इंडिया में इन्वेस्ट करना होगा, तभी तो उसको लैंड परचेज करना होगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। सो इन सभी एसेट्स के लिए जो एमएनसी है उसे इंडिया में इन्वेस्ट करना होगा, एक दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करना होगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब जब एक एमएनसी एक कंट्री में इन्वेस्ट करती है, क्यों इन्वेस्ट करती है, सो एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट द एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट। जो भी एसेट्स है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे मार्केट में जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, सो इन सभी एसेट्स में यहाँ पे जो वो कंपनी है वो उसमें क्यों इन्वेस्ट कर रही है उन एसेट्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है दैट व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा ऑन दिस टॉपिक। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। सो हमने ये डिस्कस कर लिया कि अलग अलग कंट्रीज में एमएनसीज अपनी फैक्ट्री सेटअप करती हैं, क्यों करती हैं, और जो कंट्रीज है कैसे एमएनसी कंट्री को सिलेक्ट करती है, क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, इन सभी फैक्टर्स के बारे में, इन सभी रीजंस के बारे में, फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है कि जो प्रोडक्शन है जो अलग अलग कंट्री में हो रहा है, सो उसे कैसे इंटरलिंक किया जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक बार फैक्ट्री सेटअप कर दी उसके बाद वो लिंक ही नहीं है, वो अपने आप कहीं काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। सो ऑब्वियसली उन्हें लिंक करना होगा। सो कैसे वो लिंक करते हैं इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो समटाइम्स एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद लोकल कंपनीज ऑफ अ कंट्री। सो फ्रेंड्स देखो एमएनसी क्या करती हैं, जो सबसे पहला वे है जिसके थ्रू एमएनसी कंट्री में जो डिफरेंट इंडस्ट्री है उन्हें कैसे इंटरलिंक करती है, पहला वे है कि वो जो लोकल कंपनी है उस कंट्री की, एग्जांपल लेते हैं एक एमएनसी का, लेट से एग्जांपल लेते हैं हम नाइकी का। सो नाइकी एक एमएनसी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब फ्रेंड्स लेट से नाइकी एक नई कंट्री गई और वहां पर वो अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहती है। सो देखो एक एमएनसी सबसे पहले वो क्या सोचेगी कि उस जो कंट्री है उसका मार्केट कैसा है, उसमें जो लोग रहते हैं उनकी डिमांड क्या है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने नाइकी का लिया है। सो नाइकी शूज बनाती है, वो स्पोर्ट इक्विपमेंट्स बनाती है। सो एग्जांपल लेते हैं शूज का। सो इंडिया में मान लो वो कंट्री है इंडिया, सो इंडिया में लोगों को किस प्राइस रेंज में शूज ज्यादा प्रेफर्ड हैं, कैसे उन्हें आइटम्स की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के उन्हें शूज चाहिए। सो पूरे मार्केट को पूरा समझना पड़ेगा, तभी एमएनसी एक अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करेगी एक कंट्री में। सो मार्केट को समझने में ऑब्वियसली टाइम
टाइम लगता है। सो इसी वजह से जो एमएनसी हैं वो जो उस कंट्री की जो लोकल कंपनी है, जिन्हें पहले से ही पता है कि उस कंट्री का मार्केट कैसा है, लोगों की क्या डिमांड है, वो किस तरह के आइटम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो जो मार्केट को समझती हैं ये लोकल कंपनीज, और इसी वजह से जो एमएनसीज हैं, एमएनसीज के पास ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसा है, दे आर वेरी बिग कंपनी, जिसकी वजह से ये इन लोकल कंपनीज के साथ कोलैब कर लेती हैं, एक टाइप से उनके साथ मिल जाती हैं। ओके, सो अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स फ्रेंड्स दोनों को ही है, एमएनसी को भी बेनिफिट है, तभी तो वो लोकल कंपनीज के साथ ज्वाइन हो रही हैं, और साथ साथ जो लोकल कंपनीज हैं उनका तो बहुत बड़ा फायदा, उनको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। सो देखो, सबसे पहला बेनिफिट है एमएनसीज प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो एमएनसीज है उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है। सो जो लोकल कंपनी है जिसके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है एज कंपेयर टू दी एमएनसी, सो जो एमएनसी है वो उन्हें पैसा देती है ताकि उनका भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, और तभी वो उनके साथ क्या करती है, लिंक होती है, उनके साथ कोलैब करती है जो एमएनसीज हैं। ओके, सो दे प्रोवाइड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो एमएनसीज उनके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो उन छोटी लोकल कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं। ओके, देन द सेकंड बेनिफिट है एमएनसीज माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। अब फ्रेंड्स, एक एमएनसी उसमें इन्वेस्ट कर रही है, सो किसके लिए इन्वेस्ट कर रही है? एक इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, किसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हो? रॉ मटेरियल, ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करोगे, जो मशीनरी है उसे अपग्रेड करोगे, और क्या क्या हो सकता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो देखो जो एमएनसीज हैं, अब देखो एक नाइकी का एग्जांपल लेते हैं। सो नाइकी पहले से ही बहुत से कंट्रियों में सेटअप है, उनके जो ऑफिसेज हैं, उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो अलग अलग कंट्री में सेटअप हैं वो पहले से ही। सो उनके पास बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी है। सो अगर उस लोकल कंपनी के पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी तो नहीं होगी, सो जो एमएनसी है जो उसके साथ कोलैब कर रही है वो उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये सभी बेनिफिट्स हैं। सो ये दोनों बेनिफिट किसके लिए हैं? लोकल कंपनीज के लिए। और जो एमएनसीज हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है कि वो उस मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे उन्होंने उनके साथ कोलैब करा है। सो जो लोकल कंपनी है वो एमएनसी को बताएंगे कि यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनकी क्या डिमांड है, कैसे आइटम्स को वो प्रेफर करते हैं। सो यहाँ पे ये एमएनसी का फायदा होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये तो हो गया फर्स्ट वे जिसके थ्रू जो एमएनसीज हैं वो जो प्रोडक्शन है उसको इंटरलिंक करती है डिफरेंट कंट्रीज में। अब फ्रेंड्स, सेकंड वे के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनी एंड देन टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, देखो जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो एमएनसीज हैं वो जो लोकल कंपनीज हैं उनके साथ जॉइंटली कोलैब कर लेती हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो सबसे कॉमन वे, ये बहुत कम ही किया जाता है एमएनसीज द्वारा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी एमएनसी है उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। सो वो क्या करती है, इन लोकल कंपनीज को खरीद ही लेती हैं, दे बाय अप दी लोकल कंपनीज। इससे क्या होता है कि वो लोकल कंपनीज को खरीदती है, जो लोकल कंपनी है उस कंट्री में उसकी पहले से एक रेपुटेशन है, उसकी जो ब्रांड रेपुटेशन है, सो सारी फिर उस एमएनसी को चली जाती है। जो भी प्रोडक्शन है, जो भी इंडस्ट्री है, लैंड है, मशीन्स है, वो सब उस एमएनसी को चली जाती है, और जो ब्रांड का नेम है वो उस एमएनसी का हो जाता है। और इसके फ्रेंड्स, इस पे ऊपर एक एग्जांपल भी है जो एनसीईआरटी में दिया गया है कि कैसे एक एमएनसी एक लोकल कंपनी को बाय कर लेती है और कैसे अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। ओके, सो एमएनसीज विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो। सो जो ऑब्वियसली जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, वो इसे बहुत इजीली कर सकती है। मतलब जो लोकल कंपनीज हैं वो उन्हें इजीली खरीद लेती हैं, बाय कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, दे हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल। ओके, सो फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओके, सो द एग्जांपल इज कारगिल फूड्स, अ वेरी लार्ज अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सो कारगिल फूड्स है, ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, एक अमेरिकन एमएनसी है। सो ये फूड बेस्ड इंडस्ट्री है। सो इट हैज बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज द पारक फूड्स। सो एमएनसी है कारगिल फूड्स ने जो इंडिया में जो छोटी छोटी लोकल कंपनीज हैं, फूड रिलेटेड जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, बहुत सी परचेज कर ली, उन्हें बाय कर लिया है। उसका एक एग्जांपल है पारक फूड्स। तो पारक फूड्स क्या है, ये इंडिया में एक लोकल कंपनी है, एंड फूड्स हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया वेयर इट इज ब्रांड वाज वेल रेपुटेटेड। जो पारक फूड्स है उसकी पहले से एक ब्रांड रेपुटेशन है पूरे कंट्री में, इंडिया में। ओके, अब यहाँ पे जो एमएनसी है, जो कारगिल फूड्स है, उसने उसको बाय कर लिया, पारक फूड्स को खरीद लिया। सो जो भी उसकी ब्रांड रेपुटेशन है वो कारगिल फूड्स के पास चली जाती है। ओके, सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। देन वेयर इट्स ब्रांड वाज वेल रेपुटेटेड। ऑल्सो पारक फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल हैज नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। सो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली उस पारक फूड्स के जो भी एसेट्स हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे जैसे एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो भी लेबर है, रॉ मटेरियल है, वो सब कुछ कारगिल को शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उस एमएनसी ने, उस बड़ी एमएनसी ने इस छोटी लोकल कंपनी को खरीद लिया है। ओके, सो देन कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल
ऑयल इन इंडिया विद द कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। 5 मिलियन मतलब 50 लाख ऑयल के पाउचेस डेली कारगिल फूड्स प्रोड्यूस करती है। सो फ्रेंड्स, इससे क्या हुआ, जो एमएनसी है उसने जो पारक फूड्स है उसे परचेज किया, उसे खरीद लिया। अब इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। जो भी ब्रांड रेपुटेशन थी, जो भी उसके एसेट्स थे पारक फूड्स के, वो सब कुछ कारगिल फूड्स को शिफ्ट हो गए। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो कारगिल फूड है वो एक अमेरिकन एमएनसी थी और एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में इंडिया में अपना कैसा मार्केट ऐसे मतलब बढ़ाया, कैसे उसने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी, कैसे करी, उसने एक लोकल कंपनी को खरीद लिया। सो इससे क्या हुआ, जो डिफरेंट कंट्री में कारगिल फूड्स ने अपनी एक कंट्री में इंटरलिंक कर लिया अपने प्रोडक्शन को। यही तो यहाँ पे हुआ। सो दो फैक्टर्स हमने डिस्कस करे, कैसे एमएनसी या तो एक लोकल कंपनी के साथ कोलैब कर लेती है या फिर उस लोकल कंपनी को परचेज कर लेती है। ये दोनों ही एमएनसी क्यों करती है, ताकि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके और डिफरेंट कंट्रीज में वो अपने प्रोडक्शन को इंटरलिंक कर पाए। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने देखा, वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच द प्रोडक्शन इज इंटरलिंक अक्रॉस कंट्रीज बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ओके, सो हमने दोनों वेज के बारे में डिस्कस कर लिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है दैट व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंटरलिंक द प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। सो दो वेज हमने डिस्कस कर लिए। और फ्रेंड्स, इसमें अगर ये 5 मार्क में क्वेश्चन आएगा सो आपको इसमें एग्जांपल भी देना होगा विच यू कैन गिव ऑफ द कारगिल फूड्स, जो हमने अभी डिस्कस किया। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन। सो हमने दो वेज ये डिस्कस करे, अब एक और वे है जिससे जो एमएनसी है वो अलग अलग कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, इंटरलिंक करती है। ओके, सो लार्ज एमएनसीज प्लेस देयर ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड सेल देम अंडर देयर ब्रांड नेम। सो फ्रेंड्स, देखो ये थर्ड तरीका क्या है जिससे एमएनसी अपने प्रोडक्शन को दूसरे कंट्रीज में स्प्रेड करती है। देखो, हर कंट्री में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। सो इंडिया में बहुत से स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे इंडिया में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं या फिर गांव में आप देखते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज चलाते हैं। सो ऐसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को जो बड़ी एमएनसीज हैं, लार्ज एमएनसीज हैं, वो इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को खरीद लेती हैं, इन्हें ऑर्डर देती है कि आप ये प्रोडक्ट को बनाओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्पोर्ट आइटम्स। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में क्या है, वुमन एट होम इन लुधियाना मेकिंग फुटबॉल फॉर लार्ज एमएनसीज। सो बड़ी जो फुटबॉल वाली जो मतलब स्पोर्ट आइटम्स जो एमएनसीज बनाती है, जो बड़ी एमएनसीज हैं, वो ऐसे छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देते हैं कि आप फुटबॉल्स बनाओ, या कोई भी स्पोर्ट आइटम हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। सो ऐसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कहते हैं दे प्लेस दी ऑर्डर्स एंड सेल देम अंडर देयर ब्रांड नेम। लेकिन जो ब्रांड नेम है वो किसका होगा, उस बड़ी एमएनसी का होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाइकी, रीबॉक, एडिडास। ओके, देन दीज एमएनसीज हैव ट्रेमेंडस पावर टू डिटरमाइन द प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन फॉर दीज डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स। मतलब देखो, मान लो नाइकी का जो हेडक्वार्टर है वो है यूएसए में और ये कितने दूर है, जैसे इंडिया में लुधियाना में ये लोकल प्रोड्यूसर्स ये गुड्स को, आई प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है। लेकिन ये इतनी बड़ी एमएनसीज हैं, इनके पास इतनी पावर है, दे हैव ट्रेमेंडस पावर कि इतने डिस्टेंस, इतनी दूर से ही उन लोकल प्रोड्यूसर्स को कंट्रोल करते हैं। ओके, then garments, footwear, sport items are example of the industries where production is carried out by a large number of small producers around the world. So example के तौर पे garment. So हम जानते हैं garment जब manufacture होते हैं so उसमें बहुत से different processes होते हैं, जैसे यान, धागा बनता है, और फिर spinning के process से वो धागा बनता है, यान बनता है, and then there are different processes, जैसे finally जब garment बनता है उसे dye किया जाता है। So ये different processes को पूरे वर्ल्ड में से spread किया हुआ है बड़ी MNCs ने, लोकल प्रोड्यूसर्स को हायर करा हुआ है। ओके, और एग्जांपल जैसे स्पोर्ट आइटम्स का आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, फुटबॉल्स बना रही हैं फॉर दी लार्ज बड़ी एमएनसीज के लिए। ओके, स्पोर्ट आइटम, फुटवेयर, गारमेंट्स एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द टॉपिक की व्हाट इज द अनदर वे इन विच एमएनसी कंट्रोल द प्रोडक्शन। सो इस प्रोडक्शन को, मान लो कोई एक बड़ी एमएनसी है जो स्पोर्ट आइटम्स बनाती है, सो उसने अपने स्पोर्ट आइटम के प्रोडक्शन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग कंट्रीज में फॉर प्रॉफिट। सो ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। अगर आप मशीन से बनाओगे तो उस पर ज्यादा कॉस्ट आएगी, लेकिन जो हैंडमेड है ये आप ज्यादा प्रॉफिट होता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, थस वी सी दैट देयर आर अ वैरायटी ऑफ वेज इन विच द एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, हमने टोटल कितनी वेज डिस्कस करी जिसमें एमएनसीज अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करती हैं, फैलाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हमने 3 वेज देखी। फर्स्ट इज द पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, मतलब उनके साथ पार्टनरशिप, उनके साथ कोलैबोरेशन कर लेती हैं कुछ एमएनसीज। लेकिन फ्रेंड्स, ये इतना कॉमन नहीं है क्योंकि जो एमएनसीज होती हैं उनके पास इतनी पावर
पावर होती है, दे हैव ट्रेमेंडस पावर, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो इन लोकल कंपनीज को खरीद ही लेती हैं, दे बाय अप दी लोकल कंपनीज, ओके, टेकिंग ओवर स्मॉल कंपनीज, ओके। और थर्ड वे अभी हमने पढ़ा गिविंग कंट्रैक्ट टू दी लोकल प्रोड्यूसर, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें वो कंट्रैक्ट दे देता है प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ओके। सो MNCs are exerting a strong influence on production at these distant location. As a result, production in these widely dispersed location is getting interconnected. So obviously अगर दूर दूर जगहों पे ऐसे प्रोडक्शन होगा, so जो भी मतलब एरियाज है वो आपस में कनेक्ट होंगे, ट्रेड होगा, MNCs अलग अलग कंट्रीज में सेटअप होंगी, सो इससे जो भी है इंटरकनेक्शन भी बढ़ता है। और जो मार्केट में जो डिफरेंट गुड्स आज हम देख रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जो MNCs सेटअप हो रही हैं, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोकल कंपनीज MNCs के साथ कोलैबोरेशन कर रही हैं, सो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ओके। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन, अब डिस्कस करते हैं अबाउट द फॉरेन ट्रेड एंड द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। सो जो मार्केट है, हर कंट्री के डिफरेंट मार्केट है, उसकी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंट कंट्री के मार्केट्स आपस में लिंक होते हैं, एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द फॉरेन ट्रेड। सो इट इज द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर और टेरिटरीज। सो फ्रेंड्स फॉरेन ट्रेड के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेड क्या होता है। सो फ्रेंड्स देखो, ट्रेड के बारे में तो हम जानते ही हैं, ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज सिंपली ट्रेड, ओके। अब यहाँ पे फॉरेन ट्रेड क्या होता है फ्रेंड्स, फॉरेन ट्रेड मतलब जब गुड्स का, कैपिटल का और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब ये एक्सचेंज होता है, गुड्स का हो या चाहे सर्विसेज का हो, चाहे कैपिटल का हो, मतलब मनी का हो, उसे हम कहते हैं ट्रेड, ओके। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग द कंट्री। फ्रेंड्स आज हम जानते हैं कि कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए कितने डिफरेंट मीन्स आ गए हैं। जैसे ट्रेड तो होता ही था, ट्रेड तो पुराने समय से होता आ रहा है, लेकिन MNC सेटअप हो चुकी हैं, MNC बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है इन कनेक्टिंग दी कंट्रीज। हम जानते हैं कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो अलग अलग कंट्रीज में सेटअप होती है, सो इससे क्या होता है, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो कनेक्ट होते हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो कनेक्ट होते हैं। आज मैं इंडिया में बैठा हूँ, सो मैं USA का कोई भी अगर मतलब मान लो क्लोथ कंपनी है, सो मैं उसका कपड़ा खरीद सकता हूँ, ऑर्डर कर सकता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ। सो इसीलिए जो countries connect हो रहे हैं because of trade and also because of multinational corporations, okay। Then in history you would have read about the trade routes connecting India and South Asia to market both in the east and west, and the extensive trade that took place along these routes। सो हम जानते हैं कि पुराने समय में ट्रेड होता था। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है साउथ एशिया एंड इंडिया का। सो साउथ एशिया एंड इंडिया में ट्रेड होता था, ट्रेड रूट्स होते थे, सो उन ट्रेड रूट्स के थ्रू ट्रेड होता था कंट्रीज के बीच में। सो ये यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें बताया गया है, ओके। सो ये ट्रेड क्या है फ्रेंड्स, ट्रेड एक माध्यम है जिसके थ्रू कंट्रीज आपस में कनेक्ट होते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज तो होता ही है, ओके। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब डिस्कस करते हैं अबाउट द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड के क्या क्या बेसिक फंक्शंस है उसको डिस्कस करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ओके। सो द फर्स्ट बेसिक फंक्शन, फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स अ वास्ट मार्केट टू दी प्रोड्यूसर्स। सो फ्रेंड्स प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, लेट्स से मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं जूते मैन्युफैक्चर करता हूँ, आई मैन्युफैक्चर शूज। सो अगर ट्रेड नहीं होता, अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता तो मैं क्या करता, मेरा जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो लोकल मार्केट है, मैं उसमें अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता और वहीं से मेरा जितना भी प्रॉफिट होता मेरा डोमेस्टिक मार्केट से, मतलब मेरे स्टेट के अंदर या मेरी सिटी के अंदर या फिर मेरी कंट्री के अंदर जो मार्केट है उसे हम कहते हैं लोकल मार्केट, दैट इज योर डोमेस्टिक मार्केट। लेकिन फ्रेंड्स फॉरेन ट्रेड के थ्रू आज हम एक कंट्री के मार्केट से दूसरे कंट्री के मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को, गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, ओके। सो फॉरेन ट्रेड क्या करता है, जो प्रोड्यूसर्स है उन्हें एक वास्ट मार्केट प्रोवाइड करता है। वास्ट मार्केट मतलब एक तो आपके पास सिर्फ अपने कंट्री का मार्केट हो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, और आपके पास हर एक कंट्री का मार्केट हो, सो ऑब्वियसली दैट इज अ वास्ट मार्केट, ओके। देन प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली द मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री, मतलब जो आपके देश के अंदर जो मार्केट है उसके सिवा आप बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन द मार्केट लोकेटेड इन द अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया के जो अलग अलग कंट्रीज है, बहुत बड़े बड़े मार्केट्स हैं, वहां पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, ओके। सिमिलरली फॉर द बायर्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री इज वन वे एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। सो ऑब्वियसली जो डोमेस्टिकली जो आपकी मतलब जो भी लोगों की नीड्स है, अगर आप उसको बड़े स्केल पर आप उसको सेल करोगे, जो दूसरे कंट्री के मार्केट है उसमें आप
आप अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे सो इससे जो नीड्स है, जो लोगों की नीड है उस प्रोडक्ट की, वो भी इंक्रीज होगी। और फ्रेंड्स, द इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इज अनदर कंट्री इन विच एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स। सो देखो, अगर हम एक्सपोर्ट तो करते ही अपने गुड्स को, सर्विसेज को, लेकिन हम इंपोर्ट भी करेंगे सो इससे जो लोग रहते हैं उस कंट्री में उनके पास एक वाइड चॉइस आएगी। मतलब जो सर्विसेज हैं, जो गुड्स है, हम जानते हैं, हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि आज मार्केट में हमारे पास सभी गुड्स एंड सर्विसेज की इतनी वाइड वैरायटी आ चुकी है। क्यों आई है? क्योंकि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हें इंपोर्ट भी करते हैं, साथ साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो इससे मार्केट में चॉइसेस बढ़ती हैं। ओके, और फ्रेंड्स ये क्यों होता है? दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड की वजह से ये सब होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं अबाउट अ एग्जांपल रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड के क्या बेसिक फंक्शंस है ये हमने डिस्कस किए। अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? फॉर एग्जांपल, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट टॉयज टू इंडिया वेयर टॉयज आर सोल्ड एट अ हाई प्राइस। सो फ्रेंड्स देखो, हम जानते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है चाइनीज टॉयज का। सो चाइनीज टॉयज क्या होते हैं? बहुत सस्ते होते हैं, हम जानते हैं, और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। सो क्या हुआ, जब इंडियन टॉयज मार्केट में आते थे सो इंडियन टॉयज की क्वालिटी तो होती थी, मतलब मीडियम क्वालिटी होती थी, लेकिन उनका जो प्राइस होता था वो बहुत ज्यादा होता था। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं खिलौने का, जिसका प्राइस है 30 रुपीज, और वही खिलौना जब चाइना मैन्युफैक्चर करता है लार्ज स्केल पर, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, और वो इंडिया में उसे क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। सो उसका प्राइस क्या होता है? बहुत कम होता है, लेट्स से 15 रुपीज, हाफ प्राइस, या फिर 20 रुपीज। सो आप, अगर आपके सामने एक इंडियन टॉय है जिसका प्राइस है 30 रुपीज और एक टॉय का प्राइस है 15 रुपीज, तो आप किसको बाय करोगे? ऑब्वियसली यू विल बाय द 50 रुपीज टॉय। सो इसका क्या मतलब है कि जो चाइनीज टॉय है वो जो चाइनीज के जो खिलौने हैं वो हमारी कंट्री में उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो कंट्रीज है उनके मार्केट का इंटरकनेक्शन हो रहा है। साथ साथ जो कंज्यूमर्स हैं, हम जो कंज्यूमर्स हैं, उनके हमारे यहाँ सामने बहुत सारी वाइड वेराइटी ऑफ चॉइसेस है। हम चाइनीज टॉय भी परचेज कर सकते हैं, या फिर हम इंडियन टॉय परचेज कर सकते हैं, या किसी भी कंट्री का जो भी टॉय अवेलेबल है हम उसे परचेज कर सकते हैं। ओके, सो The first is they start exporting plastic toys to India. उसके बाद buyer in India now have more options. So जो consumer है, जो buyer है, जो खरीद रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा options आ गए हैं, और उनमें से वो से choose कर सकते हैं, जो उन्हें preferable लगे they can choose from there. Okay, then Chinese toys being cheap and latest in design become more popular in Indian market. So अगर हम toys की बात करें तो Chinese toys सस्ते भी हैं, साथ साथ उनकी quality भी अच्छी है as compared to the Indian toys. So इसी वजह से जो बायर्स हैं वो इस चाइनीज टॉय को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, देन विद इन अ ईयर 70-80% ऑफ द टॉयज रिप्लेस्ड विद द चाइनीज टॉय। मतलब जो टोटल मान लो 100% टॉयज थे, सो मान लो सब इंडियन थे, सो जैसी चाइनीज टॉय, चाइना ने अपने टॉयज को एक्सपोर्ट करना शुरू करा इंडिया में, सो 70-80% चाइनीज टॉय ने रिप्लेस कर लिया इंडियन टॉयज को। क्यों रिप्लेस करा? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी थी, सो जो बायर्स थे वो उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, जिसकी वजह से जो इंडियन टॉयज हैं, जिन्होंने इंडियन टॉयज बनाए हैं, वो अपने टॉयज का प्राइस कम कर रहे हैं ताकि वो भी compete कर पाए। ऑब्वियसली उन्हें, अगर एक टॉय है वो 15 रुपीज का है और एक टॉय 30 रुपीज का है, सो जिसने 30 रुपये का टॉय बनाया उसका तो फिर वो टॉय बिकेगा ही नहीं, इस वजह से वो उसका प्राइस कम कर देते हैं। सो इससे क्या हुआ? इससे जो बायर्स है उनके पास उनका ही तो फायदा हुआ, अब वो कम दाम पर उस सेम टॉय को परचेज कर सकते हैं। ओके, देन फॉरेन ट्रेड थस रिजल्ट इन द कनेक्टिंग द मार्केट ऑफ और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज। सो इससे क्या हुआ? फॉरेन ट्रेड हुआ ना, एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड की वजह से दो कंट्रीज के मार्केट आपस में इंटरलिंक हुए, इनका इंटीग्रेशन हुआ। सो यही फ्रेंड्स, दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, सो हमने इसे अच्छे से समझ लिया विद द एग्जांपल। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। सो फ्रेंड्स देखो, हमने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन तो इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस करी थी, लेकिन अभी तक हम ये जो जितना भी हमने डिस्कस करा, अब हम अगर इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे सो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। सो फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे डिफरेंट कंट्रीज, जब पीपल कनेक्ट होते हैं वो इंटीग्रेट होते हैं। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन किन फैक्टर्स की वजह से होता है? उसके लिए बहुत से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि जब सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं
MNCs. So MNCs play major role in the globalization process. ऐसा नहीं है कि जितना भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जितना भी वर्ल्ड ग्लोबलाइज हुआ है, ये सिर्फ MNCs की वजह से हुआ है, लेकिन जो MNCs हैं वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. और क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स देखो, जब यहाँ पे MNCs डिफरेंट कंट्रीज में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगी, सो इससे क्या होगा, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो मार्केट्स है डिफरेंट कंट्री के वो कनेक्ट होंगे, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं मार्केट में ज्यादा चॉइसेस आएंगी. सो यही क्या होता है, इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, और MNCs इसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. ओके, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्री. सो अगर अलग अलग कंट्री में MNCs होंगी, अगर बड़ी बड़ी MNCs होंगी, ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी अलग अलग कंट्री में, सो उनके बीच में ट्रेड होगा. जो MNC है वो दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगी, पैसा इन्वेस्ट करेंगी, एंड गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट होगा. सो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे ट्रेड भी बढ़ता है. सो लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड आर कंट्रोल्ड बाय MNC. सो इसीलिए ये सेंटेंस लिखा है कि जो फॉरेन ट्रेड है उसका एक लार्ज पार्ट MNC कंट्रोल करती है, क्योंकि MNC अलग अलग कंट्रीज में होती है, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड होता है. ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट अ बेसिक इंट्रो टू द ग्लोबलाइजेशन. और ग्लोबलाइजेशन के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जैसे MNCs, इसके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया है. ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन. सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. सो हमने जाना कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ द रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ द कंट्रीज. ओके, अब फ्रेंड्स क्या क्या फैक्टर्स है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को अनेबल किया, मतलब आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कितना ग्लोबलाइज हो चुका है. सो उसके लिए क्या क्या डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. सो फ्रेंड्स देखो, जो सबसे मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो तो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, और उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया. अब फ्रेंड्स और क्या क्या फैक्टर्स हैं. ओके, सो द अनदर फैक्टर इज टेक्नोलॉजी. अब फ्रेंड्स अगर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं होती, अगर जो IT सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, अगर वो इतना डेवलप नहीं होता, जो इंटरनेट फैसिलिटी आज हम देख रहे हैं, सो अगर ये सब नहीं होता तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड इतना जल्दी ग्लोबलाइज नहीं होता. ओके, सो टेक्नोलॉजी कैसे एक फैक्टर है. So the rapid improvement in technology has been one of the major factor that has stimulated the globalization process. ये जो पूरा प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का, कि जो डिफरेंट कंट्रीज है आपस में वो कनेक्टेड हैं, एक MNC अपने अलग अलग कंट्रीज में अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर रही है. सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन सब में बहुत एक मेजर रोल प्ले करती हैं. ओके, सो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. देन This has made much faster delivery of goods across long distances possible at lower cost. So friends देखो, अब आपका क्वेश्चन होगा कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं. ओके, सो फ्रेंड्स देखो, हम आज जानते हैं, आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. जैसे लेट से आप Amazon से आपने कोई आइटम परचेज करा, सो ये सब क्या फ्रेंड्स ऑनलाइन शॉपिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है. ये जब पहले का अगर आप बात करोगे, जब ट्रेड होता था, ट्रेड की वजह से जब कंट्रीज कनेक्ट होते थे, तब ऑनलाइन शॉपिंग तो होती नहीं थी. सो दैट्स वाई टेक्नोलॉजी आज मॉडर्न वर्ल्ड में, आज मॉडर्न वर्ल्ड कितना ग्लोबलाइज हो गया है. सो ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, आप जानते हैं Amazon पे बहुत से ऐसे मतलब प्रोग्राम्स हैं जिसमें 1 डे डिलीवरी के बहुत से फीचर्स हैं कि एक दिन में आपका आइटम डिलीवर हो जाएगा आपके घर तक. सो ये फास्टर डिलीवरी है. सो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि जो आइटम्स हैं, जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो हमें इतने फास्टर रेट पर मिल रही हैं. ओके, देन इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जहां से हम डाटा रिसीव करते हैं, आज हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को कितनी बड़ी बड़ी फाइल्स हम सेंड करते हैं, मूवी सेंड करते हैं. सो ये सब क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी. और फ्रेंड्स हम ये भी जानते हैं कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, अगर आपने मान लो आपकी एक कंपनी है US में, आपने अपनी एक दूसरी कंपनी सेटअप करी, फैक्ट्री सेटअप करी इन इंडिया. अब आपको ऑब्वियसली कनेक्टिविटी की जरूरत है. ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार सेटअप कर दी उसके बाद आप उसका मतलब जो भी आपकी फैक्ट्री आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो. ऑब्वियसली अगर आप एक वो आपका ही तो पार्ट है. सो आपको कनेक्ट होने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है. सो दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन दी कनेक्टिविटी. सो हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो इतनी डेवलप हो चुकी है. ओके, इन रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली. सो टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे आप व्हाट्सएप पे बात करते हो, कॉल पर बात करते हो, सो दैट इज टेलीकम्युनिकेशन.
टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट इतना डेवलप हो चुका है। सो ये सब फैक्टर्स किसको सपोर्ट करते हैं? ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। ओके, सो टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आज वर्ल्ड इतना रैपिडली ग्लोबलाइज हो रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। So, liberalization of foreign trade and foreign investment policy. So friends, basically अब हम डिस्कस करेंगे कि liberalization क्या होता है और foreign trade पर liberalization इसका क्या मतलब होता है, and also we will discuss about the foreign investment policy. So friends देखो, liberalization के बारे में हमने manufacturing industries इस चैप्टर में भी डिस्कस किया था। अब liberalization की डेफिनेशन वापस रिकॉल करते हैं। The removing of barriers or restrictions set by the government is what known as liberalization. सो फ्रेंड्स, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जब इंडस्ट्री को सेटअप करता है, अगर उस एरिया में जो मतलब गवर्नमेंट के रूल्स है वो बहुत ज्यादा सख्त है, अगर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, ज्यादा बैरियर्स लगाए हुए हैं, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करना प्रेफर नहीं करता है। अब लिबरलाइजेशन यही होता है, गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, जो बैरियर्स लगाती है, अगर उनको हटाना, द रिमूविंग ऑफ बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस, इसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। जैसे हम कहते हैं ना, एक फैमिली को हम लिबरल क्यों कहते हैं? लिबरल फैमिली, इसका क्या मतलब होता है? जो ज्यादा रोक टोक ना करे, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, उसे हम कहते हैं लिबरल फैमिली। सो लिबरलाइजेशन क्या होता है? द रिमूविंग ऑफ बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट। ओके, अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन उठता है कि गवर्नमेंट ये बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाती क्यों है, इसका क्या रीजन है? सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो गवर्नमेंट कैन यूज द ट्रेड बैरियर्स टू रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट इन रिस्ट्रिक्शंस का, इन बैरियर्स का यूज करती है टू रेगुलेट। रेगुलेट का क्या मतलब है? कंट्रोल करना, फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करना, मतलब जो भी गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है थ्रू पुटिंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस। मान लो एक कंट्री से आप ऑनियंस को इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आपने उस गुड्स पे, मान लो गुड्स क्या है यहाँ पे? ऑनियन है। सो ऑनियन पे मान लो आपने टैक्स इंक्रीज कर दिया, गवर्नमेंट उस आइटम पर ज्यादा टैक्स लगाएगी। सो क्या वो कंट्री जिससे आप ऑनियन ले रहे हो, क्या वो उस ऑनियन को एक्सपोर्ट करेगा? क्या आपकी कंट्री को वो देगा? नहीं देगा, क्योंकि उसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसी रीजन से गवर्नमेंट इन बैरियर्स का यूज करती है टू कंट्रोल दी फॉरेन ट्रेड। उस फॉरेन ट्रेड को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। ओके, देन टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। अब फ्रेंड्स, ये बैरियर्स गवर्नमेंट लगाती है, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? किस टाइप के बैरियर गवर्नमेंट लगाती है? उसका एग्जाम्पल हो सकता है टैक्स। अगर आप किसी भी आइटम पर टैक्स को बढ़ा दोगे, सो जिस कंट्री से आप वो आइटम ले रहे हो वो आपको मतलब एक्सपोर्ट करना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि उसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा उस आइटम पर। ओके, देन इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चाइनीज टॉयज। अब यहाँ पे हम चाइनीज टॉयज के एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से चाइना हमें टॉयज एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि जो चाइना के टॉय होते हैं वो बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब मान लो गवर्नमेंट ने चाइनीज टॉय पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, सो क्या चाइना अपने टॉयज को एक्सपोर्ट करेगा इंडिया? क्या इंडिया को वो अपने टॉयज देगा? नहीं देगा, क्योंकि ज्यादा टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये क्या हो गया? ये एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन हो गया, और इन रिस्ट्रिक्शंस के रिमूवल को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज लिबरलाइजेशन। अगर एक कंट्री, एक गवर्नमेंट अपने जो भी ट्रेड हो रहा है गुड्स का, अगर उस पर रिस्ट्रिक्शंस को कम करेगी, उन्हें हटाएगी, उन बैरियर्स को रिमूव करेगी, सो दैट विल बी कॉल्ड अ लिबरल गवर्नमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? एक लिबरल गवर्नमेंट। और लिबरलाइजेशन ये प्रोसेस है। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे हमारी कंट्री का जो ट्रेड हो रहा है, जो पूरा ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का, उसे लिबरलाइज कैसे करा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? देखो, जब इंडिया एक कॉलोनी था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, सो इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? 15 अगस्त 1947। सो फिर तब जब इंडिपेंडेंट हुआ हमारा कंट्री, सो गवर्नमेंट ने जो ट्रेड होता था कंट्री का, उस पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए, बहुत ज्यादा बैरियर्स लगाए। ऐसा क्यों किया इंडियन गवर्नमेंट ने? क्योंकि देखो, जो हमारे इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, मान लो कोई खादी बना रहा है, मतलब जो हमारे इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा था गुड्स का, सर्विसेज का, उन सबको सिक्योर करने के लिए। क्योंकि देखो, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, अगर आप ट्रेड करोगे, सो आपको जो बाहर का मार्केट है, जो यूएसए का मार्केट है, जो दूसरे
दूसरे कंट्री के मार्केट है उनके साथ आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका जो सामान है, आपका जो आइटम है उसकी क्वालिटी और वर्ल्ड में उस आइटम की क्या क्वालिटी है उनका कंपैरिजन होगा और उसी के बेसिस पर जो कंज्यूमर्स हैं उसे परचेज करेंगे। सो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत ज़्यादा बैरियर्स लगा दिए। मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती थी उस टाइम जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें अभी ज़्यादा अभी कंपटीशन फेस ना करना पड़े, क्योंकि अभी तो जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुआ है और अभी अगर ट्रेड शुरू हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट बैरियर्स नहीं लगाएगी, सो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो बाहर का जो मार्केट है उसके साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ज़्यादा बैरियर्स लगाए ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाए, ताकि नई नई फैक्ट्रीज खुल पाए, कंपनी सेटअप हो सके। ओके, देन दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स। जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप लिया गया बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम। ओके, विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। जो बाहर का कंपटीशन है, बाहर का ऑब्वियसली जो बाहर का मार्केट है, फॉरेन मार्केट है, उसमें जो गुड की जो आइटम की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ओके, देन थस इंडिया अलाउड इंपोर्ट ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम। अब फ्रेंड्स ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने जो बैरियर्स लगा दिए, बहुत ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, सो इस वजह से आपका पूरा ही ट्रेड बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑनियन, जो फूड आइटम्स हैं बहुत से, जो दूसरे कंट्री में ज़्यादा ग्रो होते हैं, सो आप उन्हें इंपोर्ट करते हैं, इंडिया ने उन्हें इंपोर्ट किया, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स है सिर्फ उन्हें इंपोर्ट करा। ओके, देन अराउंड 1991 इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। सो फ्रेंड्स 1991 में इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, देखो 1991 से पहले क्या चलता आ रहा था कि बहुत ज्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। क्यों लगाए हुए थे? ताकि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके फॉरेन कंपटीशन से। अब फ्रेंड्स 1991 में एक एक्ट आया विच वाज द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या था कि जो ट्रेड हो रहा है, जो इंडिया में जो भी ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का, जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, उसमें जो भी बैरियर्स लगाए हैं गवर्नमेंट ने उन्हें रिमूव किया जाए। इसको क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ बैरियर्स को हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। ओके, सो लिबरलाइजेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट करा गवर्नमेंट ने इन 1991 और अभी हमारा जो भी ट्रेड हो रहा है दैट इज अ लिबरल ट्रेड। ओके, सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे इस पॉलिसी में क्वेश्चन भी आ सकता है दैट व्हेन इंडिया एक्सेप्टेड द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। ओके, सो द ईयर इज 1991। ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक। सो हमने समझा कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड क्या होता है? जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का एक कंट्री से दूसरे कंट्री, सो उन पर लिबरलाइजेशन मतलब ट्रेड और बैरियर्स का रिमूव करना। ओके, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स देखो अभी हमने लिबरलाइजेशन के बारे में डिस्कस करा। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन मतलब जो बैरियर्स होते हैं फॉरेन ट्रेड पर, जो बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उनका रिमूवल, उसे ही हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब फ्रेंड्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लिबरलाइजेशन को प्रमोट करती है। मतलब इसका क्या मतलब है? एन ऑर्गेनाइजेशन whose aim is to liberalize the international trade। मतलब पूरी दुनिया में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसको लिबरलाइज करना। मतलब एक कंट्री, कोई ऐसा कंट्री हो सकता है जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा हो, ऐसा हो सकता है कोई ज्यादा टैक्स लगा रहा हो किसी आइटम पर, सो इन्हीं सभी को कंट्रोल करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, चाइना, इंडिया, सो इन सभी कंट्रीज का ये इनिशिएटिव था और पाकिस्तान भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड दे सेटअप द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ये सेटअप करी ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रोल द इंटरनेशनल ट्रेड, टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, नियरली 164 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब फ्रेंड्स इसके करंटली कितने मेंबर हैं? टोटल 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं आज के दिन में। ओके, देन इट्स मेन एम इज टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड एंड सीज दैट दीज रूल्स आर ओबेड। सो फ्रेंड्स इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, उसके बेसिस पर रूल्स बनाना और ये देखना कि क्या हर एक कंट्री इन रूल्स को ओबे कर रहा है, क्या उन्हें फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन है। ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब फ्रेंड्स वी
विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो हमें इसका फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया है कि इसका क्या मोटिव क्या है, इसका मेन एम क्या है, टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। अब फ्रेंड्स इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? सो देखो द फर्स्ट प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है WTO, इज कमिटेड टू अलाउ फ्री ट्रेड अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज, हाउएवर इट्स फंक्शनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। फ्रेंड्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन फंक्शन है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो टोटल जितने मेंबर्स हैं 164 कंट्रीज जो मेंबर हैं, सभी मेंबर्स के मतलब जो भी कंट्री में उस कंट्री में जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाए और जो गवर्नमेंट है वो उस ट्रेड को लिबरलाइज करे। ये मेन फंक्शन है। लेकिन इसकी फंक्शनिंग को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों किया जाता है? और इस पर बहुत प्रोटेस्ट भी हुए थे फ्रेंड्स बहुत पहले। ओके सो देखो दो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। इसका मतलब इसके लिए क्या फंक्शन है कि जितनी भी ट्रेड हो रही है उसे फ्री करा जाए, उसे ज्यादा लिबरलाइज किया जाए। एंड इन प्रैक्टिस इट इज सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन्ड द ट्रेड बैरियर्स। अब इसका क्या मतलब है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया, वो क्या कर रहे हैं कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उन ट्रेड बैरियर्स को वापस रिटेन कर लिया है। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आप बैरियर्स को हटाओ, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या कहा, हमने आपको मतलब हमने सेटअप करी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सो हम तो बैरियर्स को रिमूव नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाई ये उनका आर्ग्यूमेंट है। सो इसी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं और उन्होंने सारे जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उन्हें रिटेन कर लिया है। जिसकी वजह से अगर आप कोई भी कंट्री अपनी ट्रेड पर बैरियर्स लगाएगा, सो इससे क्या होगा, उसके जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो बाहर के मार्केट से कंपीट उन्हें नहीं करना पड़ेगा। सो यही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनको ज्यादा चॉइसेस नहीं दिखेंगी मार्केट में, क्योंकि जो बाहर का मार्केट का जो आइटम है वो मार्केट में होगा ही नहीं उस कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ट्रेड बैरियर्स लगाए गए हैं बाय द कंट्री। ओके अब ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, देखो इनमें डिफरेंस है। डेवलप्ड कंट्रीज है जिन्होंने उसे बनाया, जिन्होंने उसे सेटअप किया और उन्होंने क्या किया, जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उन्हें रिटेन कर लिया, मतलब वापस ट्रेड बैरियर्स को लगा दिया। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब जो भी डेवलप हो रहे हैं जैसे इंडिया, सो ये कंट्रीज को क्या कहा है, दे हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्री टू रिमूव द ट्रेड बैरियर्स, और उन्हें कह रहे हैं कि आप ट्रेड बैरियर्स हटाओ। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हें कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो अपने ट्रेड बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। सो यही डिफरेंस है। इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री को जो भी उनका मन मर्जी का, उनको किसी भी टाइप का क्रिटिसिज्म नहीं फेस करना पड़ रहा है। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें वो बोल रहे हैं कि आप ट्रेड बैरियर्स को हटाओ। सो ये बिल्कुल गलत है, जिस वजह से इनकी फंक्शनिंग को क्रिटिसाइज किया जाता है। ओके सो फ्रेंड्स दीज आर द प्रॉब्लम्स विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर क्या इंपैक्ट है। हमने देखा कि पूरा वर्ल्ड कितना रैपिडली ग्लोबलाइज हुआ, कैसे डिफरेंट MNC सेटअप हुई, डिफरेंट कंट्रीज में सेटअप हुई, और जो कंट्रीज हैं वो आपस में लिंक हुए। इससे किन किन का फायदा हुआ, जिन्होंने कंपनी सेटअप करी है उनका फायदा हुआ, साथ साथ जो कंज्यूमर्स हैं, हम जो कंज्यूमर्स हैं उनका भी तो फायदा हुआ। आज हम मार्केट में हमें इतनी डिफरेंट चॉइसेस दिखती हैं, जो भी आइटम हम परचेज करने जाते हैं, कोई भी हम सर्विस लेते हैं, हमें इतनी वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस क्यों दिखती हैं? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ओके क्योंकि वर्ल्ड इतना ग्लोबलाइज हुआ। और फ्रेंड्स इसके लिए एक और फैक्टर है विच इज द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हुई, टेलीकम्युनिकेशन इतना डेवलप हुआ। सो इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब फ्रेंड्स अब हम इंडिया के रिस्पेक्ट में ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर क्या इंपैक्ट है, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर कंज्यूमर, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स मतलब जो गुड्स एंड आइटम्स को, सर्विसेज को जो लेते हैं, जो उसे कंज्यूम करते हैं, अब उनके लिए ग्लोबलाइजेशन का उन पर क्या इफेक्ट है। सबसे पहले हम कंज्यूमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट फॉर प्रोड्यूसर्स, एंड उसके बाद हम देखेंगे फॉर स्मॉल वर्कर्स। सो सबके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे
देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है उन पर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द कंज्यूमर, सो द फर्स्ट पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू द कंज्यूमर। सो फ्रेंड्स देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन तो इंक्रीज हुआ है, ये तो हमें पता है, क्योंकि देखो पहले जब वर्ल्ड ज्यादा ग्लोबलाइज नहीं हुआ था, जब एमएनसी सेटअप नहीं हुई थी, तब क्या होता था, जब जो डोमेस्टिक मार्केट होता था, मतलब जो भी प्रोड्यूसर्स होते थे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते थे, उनका जो भी प्रोडक्ट होता था वो डोमेस्टिक मार्केट में ही सेल करते थे, मतलब अपने कंट्री के मार्केट में सेल करते थे बेसिकली। ओके, लेकिन जब एमएनसीज आई, जब एमएनसीज की कंपनी सेटअप हुई अलग अलग कंट्रीज में, सो उससे क्या हुआ, डिफरेंट कंट्रीज आपस में लिंक हुई, जिसकी वजह से ट्रेड इंक्रीज हुआ, फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हुआ। सो इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, एक कंट्री के जो कंज्यूमर्स हैं, मान लो एक एमएनसी सेटअप हुई, यूएस की कोई बड़ी एमएनसी है, स्पोर्ट्स की एमएनसी है, लेट्स से नाइकी है, सो नाइकी के जो क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो क्वालिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, वो आज इंडिया में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ है। ओके, देन देयर इज ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉय इंप्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि कंज्यूमर्स, हम जो कंज्यूमर्स हैं, उनका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम खरीदने जाते हैं मार्केट में, हमारे पास एक बहुत ग्रेटर वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस आ चुकी है। क्यों आई है? क्योंकि कंपटीशन की वजह से अलग अलग कंट्री के प्रोडक्ट्स आज हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है, फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो चुका है, एमएनसी सेटअप हो चुकी है। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है कि लोअर प्राइसेस हैव बीन सीन, मतलब जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं वो कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? कंपटीशन की वजह से। कैसे? फ्रेंड्स, जैसा कि हमने चाइनीज टॉयज के एग्जांपल में भी देखा था कि चाइनीज टॉय इंडिया मार्केट में आए, सो उनका प्राइस कम होता था क्योंकि वो बल्क में मैन्युफैक्चर किए जाते थे और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी इंडियन टॉयज से। सो इससे क्या हुआ, चाइनीज टॉयज ने रिप्लेस कर लिया इंडियन टॉयज से। सो इंडियन टॉयज बनाते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टॉयज के दाम कम कर लिए, उनका प्राइस कम कर लिया, क्योंकि अगर उन्हें कंपटीशन करना है चाइनीज टॉयज से, सो उन्हें प्राइस कम करना पड़ेगा, तभी वो कॉम्पीट कर पाएंगे। इसी वजह से जो कंज्यूमर्स है उनका तो दोनों जगह ही फायदा है, उन्हें जो मतलब चाइनीज टॉयज भी वो खरीद सकते हैं, साथ साथ जो इंडियन टॉयज हैं उनका भी प्राइस कम हो गया। Okay, then as a result, these people today enjoy much higher standard of living than which was possible earlier. पहले क्या होता था, जो भी consumers होते थे उनके पास बहुत limited choice होती थी, लेकिन आज there is a wide variety of choice to choose from. Okay, so friends, ये सब फायदे हैं, these are the benefits of globalization for consumers. So हमने consumers के क्या हमारे लिए क्या बेनिफिट है उसके बारे में डिस्कस किया। अब फ्रेंड्स, now let's move on. अब डिस्कस करते हैं the effect of globalization on the producer. प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो उन गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में जो लेबर हैं, दे आर दी प्रोड्यूसर्स। ओके, सो अब प्रोड्यूसर्स के लिए क्या यहाँ पे बेनिफिट है, ओके, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड इन इंडिया। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उनका एग्जांपल लेते हैं। सो एमएनसीज क्या होती है, वो एक कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं। मान लो एक यूएस बेस्ड एमएनसी है, उसने इंडिया में अपनी एक फैक्ट्री खोली। सो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए उसे लैंड खरीदना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, वहां पे चीप लेबर को परचेज करना होगा, मशीन सेटअप करनी होगी। सो इस सब के लिए ऑब्वियसली कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सो जब एक एमएनसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री इन्वेस्ट करती है पैसा, उसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो जब ग्लोबलाइज हुआ वर्ल्ड, जब डिफरेंट एमएनसी सेटअप हुई, सो इससे क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ इंडिया में, क्योंकि जो डिफरेंट एमएनसीज है वो इंडिया में अपने मतलब जो अपने फैक्ट्रीज है, अपने ऑफिसेज सेटअप कर रही हैं। ओके, देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुआ। अगर कोई भी, मतलब ये तो बहुत बेसिक है कि कहीं पे भी अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी, सो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहां पे। सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। देन राइज टू बिग एमएनसीज। सो फ्रेंड्स देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा कि बहुत बड़ी एमएनसी सेटअप हुई। जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने इतनी बड़ी एमएनसी सेटअप करी, जैसे एग्जांपल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल। सो इनके ये सेटअप कब हुई थी, एक सबसे अर्लियर स्टेज पर एक किसी आदमी है, जैसे बिल गेट्स हो गए, जेफ बेजोस, सो उन्होंने इन बड़ी एमएनसीज को सेटअप करा। ओके, सो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो बहुत रैपिडली ग्लोबलाइज हो रहा है। ओके, देन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड आर विद इन आवर ग्रैब। और फ्रेंड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन ही इंक्रीज होता है। अगर एक दो फैक्ट्री अगर अलग अलग कंट्री में है, सो उन्हें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उन्हें कम्युनिकेट करने की जरूरत है, फॉरेन
एंड ट्रेड में भी टेक्नोलॉजी का बहुत यूज है, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ओके, सो टेक्नोलॉजी क्या है? दीज मेथड विद इन आवर ग्रैब। आज हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, आज हम इंटरनेट को यूज करते हैं, कंप्यूटर। ओके, सो फ्रेंड्स, देन moreover globalization has enabled some large Indian companies to emerge as the multinational themselves। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सी कंपनीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बन चुकी हैं। जब एक कंपनी अपने अलग अलग फैक्ट्रीज को अलग अलग कंट्रीज में सेटअप करती है, सो वो कंपनी क्या बन जाती है? एक मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है। सो इंडिया में बहुत सी कंपनी एमएनसीज बन गई बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्या है? ये एक एमएनसी है। सो ये किस सेक्टर में आती है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में। देन इन्फोसिस आईटी सेक्टर में, रैनबैक्सी इन द मेडिसिन सेंटर, देन एशियन पेंट्स। ओके, सो ये कुछ इंडियन कंपनीज हैं, दीज आर द इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सो ये अलग अलग कंट्रीज में इनकी फैक्ट्री सेटअप है, इनकी ऑफिसेस सेटअप है। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द प्रोड्यूसर्स। मतलब जो उस आइटम को, गुड्स को, उन सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। सो ग्लोबलाइजेशन के ये सब इफेक्ट्स हैं। और फ्रेंड्स, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन प्रोड्यूसर, या फिर इफेक्ट ऑन कंज्यूमर्स, या फिर ऑन स्मॉल वर्कर्स। सो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है इन द एग्जाम्स। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर, मतलब ग्लोबलाइजेशन के क्या इफेक्ट्स है स्मॉल प्रोड्यूसर पर। स्मॉल प्रोड्यूसर क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, हम जानते हैं जब वर्ल्ड ज्यादा ग्लोबलाइज नहीं हुआ था, अगर हम इंडिया की बात करें, सो हम जब भी कोई भी चीज हमें परचेज करनी होती थी, अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछोगे, सो दे विल टेल कि जब भी हमें कोई चीज परचेज करनी होती थी, हम मार्केट जाते थे। सो जो रेडी पे जैसे मतलब क्लोथ्स की लगी होती है, वेजिटेबल्स की आज हम दुकान देखते हैं, जो रेडी पे मतलब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन पर इस ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है? जो आज बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप हो गई हैं, उनका स्मॉल प्रोड्यूसर्स पर क्या इफेक्ट है? ओके, सो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड मेजर चैलेंजेस। सो फ्रेंड्स, जो स्मॉल वर्कर्स हैं उनके लिए ग्लोबलाइजेशन के इतने अच्छे बेनिफिट्स नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्यों उनको इतना मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन? फ्रेंड्स देखो, इसका क्या रीजन है? बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल आर सम एग्जांपल ऑफ द इंडस्ट्री वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन हिट ड्यू टू द कंपटीशन। सो इसका आंसर है ड्यू टू द कंपटीशन। फ्रेंड्स देखो, जो एमएनसीज हैं, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं कंज्यूमर हूं, मेरे आगे एक नाइकी की कंपनी है और मेरे आगे एक स्मॉल प्रोड्यूसर की जो स्पोर्ट्स के मतलब आइटम्स बनाता है। सो मैं ज्यादा किसे प्रेफर करूंगा? ऑब्वियसली आई विल प्रेफर द नाइकी ब्रांड, क्योंकि उसका एक ब्रांड रेपुटेशन है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। जबकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उसको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उस एक आइटम को बनाने में, जबकि जो बड़ी एमएनसीज हैं वो तो मशीन्स की हेल्प से उस प्रोडक्ट को बनाती है। सो इसी वजह से, कंपटीशन की वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, देन द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स 20 मिलियन। सो देखो, इंडिया में तो हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा स्मॉल वर्कर्स हैं, मतलब जो जिनके छोटे धंधे हैं, और कितने हैं? 20 मिलियन। सो बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलेशन है इन द कंट्री, नेक्स्ट ओनली टू द एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर में जितने लोग एम्प्लॉयड है उसके सेकंड नंबर पे आते हैं ये स्मॉल वर्कर्स, जिनकी छोटी छोटी दुकान है या फिर कोई छोटे आइटम्स वो बनाते हैं। ओके, सो उनको बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ता है इन दिस ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द वर्कर। सो हम हर एक कैटेगरी के पर्सन पे देख रहे हैं कि क्या उनके उस पर इफेक्ट्स हैं। ओके, सो देखो, फर्स्ट पॉइंट है फॉर वर्कर्स, नो जॉब सिक्योरिटी। सो फ्रेंड्स, जॉब सिक्योरिटी क्या होता है? देखो, इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। विद ग्रोइंग मार्केट कंपटीशन अमंग इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयर्स प्रेफर्स टू हायर द वर्कर एज पर नीड। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मार्केट का कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, सो मान लो कोई एक इंडस्ट्री है, उसका जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो लोगों को हायर करता है, उन्हें एम्प्लॉय करता है, वो एम्प्लॉय क्या कर रहा है? ही प्रेफर्स टू हायर द वर्कर एज पर नीड। मतलब जब वर्कर की नीड है तब हायर करा, और जब उसकी नीड नहीं है उसे निकाल दिया, उसे फायर कर दिया। सो थस दे कैन फायर द वर्कर एट एनी टाइम। सो अगर आपकी कोई जॉब, आपकी मान लो इंडस्ट्री में जॉब लगी और आपको ये डर है कि आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, सो क्या किसी भी टाइप की जॉब सिक्योरिटी है? इस सिनेरियो में नहीं है। सो देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी फॉर द स्मॉल वर्कर्स। जो वर्कर है, जो काम करते हैं, जो लेबर है उन फैक्ट्रीज में, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम है। देन
वेरी लॉन्ग वर्किंग हार्स। सो जो काम करने के घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो वर्किंग हार्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, जबकि जो वर्किंग हार्स हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए कि इतने घंटे काम करना है। जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो एमएनसीज हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं, वो अपने वर्कर्स से लॉन्ग वर्किंग हार काम करवाती हैं। ओके, वर्कर हैज टू वर्क फॉर लॉन्ग हार्स टू मीट द डिमांड्स, मतलब जो डिमांड है उनको मीट करने के लिए वर्कर्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग वर्किंग हार्स। फॉर एग्जांपल, मान लो एक इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट बना रही है और मार्केट में उस प्रोडक्ट की इमीडिएटली बहुत ज्यादा डिमांड आ गई, सो उन वर्कर्स को फिर ज्यादा जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है, सो दे हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग वर्किंग हार्स। सो ये एक प्रॉब्लम है। दे विल हैव नो चॉइस देन लिसनिंग टू देयर एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर को सुनने के अलावा और उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि उनको जॉब चाहिए, नहीं तो उन्हें वो जॉब से निकाल देंगे। ओके, लो वेजेस। सो फ्रेंड्स, जो वेजेस है, जो सैलरी है, वो बहुत कम है उन वर्कर्स की। ओके, सो द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आर फार मोर देन द अपॉर्चुनिटीज, मतलब वर्कर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जबकि जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत कम है। ओके, थस द प्रोड्यूसर इजीली गेट चीप लेबर। देखो, मान लो एक मतलब इंडस्ट्री में एक पोस्ट है, उसके लिए आपके मतलब आपको चाहिए लेट से 10 वर्कर चाहिए और आपके सामने है 100 वर्कर। सो उनमें से अगर आपको 10 वर्कर को सिलेक्ट करना है, सो सारे वर्कर क्या होंगे, वो कम से कम कॉस्ट पर, कम से कम सैलरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए। उनके लिए मेन मतलब एम क्या होगा कि उन्हें जॉब मिल जाए इंडस्ट्री में। सो दैट्स व्हाई दे जो एम्प्लॉयर हैं, जो उन्हें एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो चीप से चीप लेबर ले लेते हैं। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम है कि उनको बहुत लो वेज मिलता है, दो दे आर रेडी टू वर्क एट द लेस वेजेस। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्कर्स। सो हम ये देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इन वर्कर्स पर, इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स पर जो हमने डिस्कस किया, इन पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया कि ग्लोबलाइजेशन का हर एक कैटेगरी ऑफ पीपल पर डिफरेंट इंपैक्ट है। जैसे कि हम कंज्यूमर्स पर ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पर भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, लेकिन जो स्मॉल वर्कर्स हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं, जो स्मॉल मालूम लेबर हैं, उन पर उसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है। अब फ्रेंड्स, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जितने भी लोग हैं उन सब पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो। कैसे हम हर एक पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकते हैं ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो उसके बारे में क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो कंज्यूमर्स है उनका क्या इसमें रोल होगा। ओके, सो द अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन, कि हर कोई तो ग्लोबलाइजेशन से हर एक का बेनिफिट नहीं हुआ है। कुछ लोगों का बेनिफिट हुआ है, लेकिन सबका बेनिफिट नहीं हुआ है। सो कैसे सबका हम बेनिफिट कर सकते हैं? पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज। जिन लोगों के पास पैसा है, जो रिच हैं, जिनकी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, उनको इसका बहुत फायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, जो टेक्नोलॉजी आज इतनी इंक्रीज हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स, जो पुअर पीपल हैं, जो स्मॉल वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, लो वेजेस पर काम करते हैं, जिनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उन पर इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है। ऑन द अदर हैंड, देयर आर मेनी पीपल हु हैव नॉट शेयर्ड द बेनिफिट्स। ओके, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है? फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। अगर सबको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देन एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स। गवर्नमेंट कैन प्ले अ ह्यूज रोल इन पॉलिसी मेकिंग। अब फ्रेंड्स, इन सबको कैसे इक्वल बेनिफिट मिलेगा? सो इसमें गवर्नमेंट, जो देश की जो मतलब गवर्नमेंट है, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम जानते हैं जो एक देश का जो फॉरेन ट्रेड होता है, जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज पर बैरियर्स लगाना, लिबरलाइजेशन, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सो गवर्नमेंट पर इस पूरे पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। सो गवर्नमेंट को ही यहाँ पे स्टेप लेने होंगे इन फेवर ऑफ ऑल द पीपल, ताकि हर सबको इसकी अपॉर्चुनिटीज का फायदा मिले, ग्लोबलाइजेशन का फायदा मिले। ओके, सो इस सब स्टेप्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो द स्टेप्स गवर्नमेंट कैन टेक। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज इट कैन इंश्योर दैट द लेबर लॉज आर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। सो लेबर लॉज क्या है फ्रेंड्स? ये लॉज क्या करते हैं? जो भी लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, स्मॉल वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फिर कहीं भी जो लेबर्स काम करते हैं, ताकि उन्हें अपने राइट्स मिले, उन्हें कोई भी किसी जॉब सिक्योरिटी मिले, उन्हें इक्वल वेज मिले, उनके जो वर्किंग हार्स हैं वो फिक्स्ड हो, यही सब होते हैं लेबर लॉज। सो सब लेबर्स को, सब वर्कर्स को राइट मिले, यहाँ पे गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। देन इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट, सो सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर। मतलब देखो, अगर जो गवर्नमेंट है वो सारे ट्रेड बैरियर्स को हटा देगी, सो जो फॉरेन कंपनी है वो कंट्री में आएंगी, वो अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगी। सो जो कंज्यूमर्स हैं, हम जो कंज्यूमर्स हैं, हम किन्हें प्रेफर करेंगे? बड़ी बड़ी एमएनसीज को। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं हम उन्हें प्रेफर करेंगे, जबकि जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनका कैसे चलेगा? उनके वो पैसे बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे। सो इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उन्हें जो बड़ी कंपनी है उन पर थोड़ी लिमिट लगानी चाहिए, ताकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो भी ग्रो हो सकें। ओके, सो इट कैन देन if necessary the government can use trade investment barriers, it can negotiate at the WTO for fairer rules। फ्रेंड्स, अभी भी हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ट्रेड बैरियर्स लगाने चाहिए और उसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के से नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि हर एक कंट्री ट्रेड बैरियर्स को हटाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट उससे नेगोशिएट करेगी कि मुझे अब मेरे कंट्री में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें भी उनको सपोर्ट करने के लिए मैं ट्रेड बैरियर्स लगा रहा हूँ, सो ऐसे अगर गवर्नमेंट नेगोशिएट करेगी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, सो इसका समाधान निकल सकता है। ओके, देन इट कैन आल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मेन प्रॉब्लम है कि जिन कंट्रीज ने उसे सेटअप करा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, चाइना, सो ऐसे कंट्रीज उसे डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब उनका खुद का राज है उस ऑर्गेनाइजेशन पर, वो जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं वो अपने कंट्री पर लगा रहे हैं, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर उनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि आप ट्रेड बैरियर्स हटाओ। सो ये बिल्कुल भी अनफेयर है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें जो कंट्रीज हैं उन्हें इसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो अब डिस्कस करते हैं कि इसमें लोगों का क्या रोल है। हमने गवर्नमेंट का रोल डिस्कस कर लिया कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, कि कैसे वो सबको इक्वल बेनिफिट दे सकती है ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ पीपल? So, in the past few years, massive campaigns and representation by the people organization have influenced important decisions relating to the trade and investment of the World Trade Organization। Friends, देखो, लोगों का क्या मेन रोल है कि बहुत लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये पार्शियलिटी है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उसे डोमिनेट कर रहे हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स किया जा रहा है कि आप अपने ट्रेड बैरियर्स को हटाओ, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ट्रेड बैरियर्स को रिटेन कर रहे हैं। सो इसी वजह से लोगों ने इसके अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट किया है और इस वजह से उनके जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वो डिसीजंस भी इन्फ्लुएंस हुए हैं। ओके, देन this has demonstrated that people also can play an important role in the struggle for fair globalization। fair globalization कब होगा? जब हर एक कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड है वो इक्वल होगा, जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है वो हर एक कंट्री में इक्वल होंगे। सो यही होता है फेयर ग्लोबलाइजेशन, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ओके, सो लोग भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और फ्रेंड्स आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, फ्रॉम दिस टॉपिक we came to an end to our chapter globalization and the Indian economy। so friends, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड फ्रेंड्स, एट द लास्ट मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर डैट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे। So friends, till then that's all and I will be coming back with the next video which will be on the most important question and the previous year question of this chapter, which is globalization and the Indian economy। So till then that's all, thank you so much।